ये हार्ट के रिलेटेड इसमें मैं बताऊँगी कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा आपने जो है वो इसमें से करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट कार्डिक मसल। ठीक है, कार्डिक मसल की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, देन आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है और इसके में ये आ जाता है कि आपको यानी कि एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट बताएं। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट अगर पूछा जाए तो आपने उसके बारे में बताना होता है, जिसमें हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाता है। ठीक है, इसका जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये जो रिथमिक साइटेशन है, ये कंडक्टिव पाथवे ऑफ द हार्ट, ये एससीक्यू क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसकी आपने डायग्राम भी देख लेनी है, चाहे गूगल से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पाथवे आपको जो है ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद देन आपके पास इसमें से प्रॉपर्टीज़ का पूरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हार्ट कौन सी हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये FRCS टेप इसका निमोनिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से। जैसे कि प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाता है फंक्शनल सिंकीटियम, यानी कि ऑटोमेटिसिटी, यानी कि ऑटोमेटिसिटी इसका पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन सिस्टम फंक्शन जो है सिंकेटियम फंक्शन जो है हार्ट का वो क्या है। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स जो है फंक्शन करते हैं एज ए सिंगल यूनिट तो उन्हें हम कहते हैं, और हार्ट या कार्डिक मसल्स फाइबर्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय द इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि हार्ट फाइबर्स जो हैं, इन हार्ट में जो कार्डिक मसल फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट हुए होते हैं एक दूसरे से किसके जरिए से, इंटरकलेटेड डिस्क के जरिए से। एंड व्हेन वन मसल फाइबर इज एक्साइटेड, एक्शन पोटेंशियल सप्लाई टू द सेल्स एंड एक्साइटिंग द होल कार्डिक मसल। उसके बाद ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि हार्ट कंपोज हुआ होता है आर्टीरियल सिंकीटियम से एंड वेंट्रिकुलर सिंकीटियम से, तो सेपरेट होते हैं बाय द फाइब्रस टिश्यू एंड कंडक्टिव कनेक्ट फंक्शनली बाय द एवी बंडल्स। ठीक है, ये पूछा जाता है, यानी कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं वो एवी बंडल्स की एक एमसीक्यू में ऑप्शन दे देते हैं और एक इंटरकलेटेड डिस्क का दे देते हैं। तो फिर कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो जब मसल्स की बात है कि मसल फाइबर सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो वो इंटरकलेटेड डिस्क होगा, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टम और जो है वो सेपरेट होता है बाय द फाइब्रस टिश्यू एंड कनेक्टेड फंक्शनली बाय द एवी बंडल्स। ठीक है, ये दोनों जो है वो किससे सेपरेट और कनेक्ट हो रहे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, फाइब्रस टिश्यू से, और कनेक्ट हो रहे होते हैं एवी बंडल से, और जो हमारे पास मसल फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं एक दूसरे से बाय द इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिथमेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिथमेसिटी यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो वो रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, उसके बाद इसका काज आपको जो है इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिविटी पीरियड, इसकी रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इसकी टाइप्स पूछी जाती हैं, इसका टाइप्स के रिलेटेड एमसीक्यू आ जाता होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो री एक्साइट नहीं करता इवन विद द स्ट्रॉन्ग कार्डिक इम्पल्स, और जो हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो क्या करता है, कैन बी री एक्साइटेड बाय स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल कार्डिक इम्पल्स भी दी जाए तो वो री एक्साइट कर सकता है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद देन हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाती है, वही मैंने आपको बता दिया, इसकी अपनी डेफिनेशन करनी है एंड देन आपने वो वाला पाथवे जो वो याद करना है। उसके बाद कंट्रैक्टिलिटी ये आपको पता होना चाहिए, इसमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, एटीपी और कैल्शियमाइंस जो हैं उनकी प्रेजेंस में कंट्रैक्टिलिटी हो रही होती है। इसका मैकेनिज्म आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास सदर स्टेयरकेस फेनोमेना और ट्रिप। ठीक है, तो इसकी जो ये डायग्राम बनी हुई है, इनकी ग्राफ सा बना हुआ है, इसको भी आपने देख लेना। ठीक है, एंड देन आपने इसकी स्टेयरकेस की डेफिनेशन जो है ये बताना चाहिए कि व्हेन क्विसेंट हार्ट स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो ये आपको क्विसेंट हार्ट स्टिमुलेटेड ये लाइन जो है पता होनी चाहिए। इसमें आफ्टर प्रोलॉन्ग रेस्ट फर्स्ट फ्यू कंट्रैक्शंस होती हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं साइज में एंड देन बिकम स्टडी, उसे हम लोग स्टेयरकेस फेनोमेना या फिर ट्रैप करते हैं। उसके बाद टोन पढ़ लेना, ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो ऑल और नथिंग प्रिंसिपल है इसको जो है इसकी अपने डेफिनेशन याद कर लेंगे। ये कहाँ पे तो है, एट थ्री शोर्ट लेवल। ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि थ्री शोर्ट लेवल पे हो रहा होता है। उसके बाद पीक एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डिक मसल। ठीक है, ये कंसिस्ट करता है डीपोलराइजेशन पे, प्लेट्यू स्टेट पे एंड डीपोलराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और एससीक्यू के लिए कि डीपोलराइजेशन कब कैसे काज होती है, प्लेट्यू कैसे काज होता है एंड डीपोलराइजेशन कैसे होती है। तो डीपोलराइजेशन जो है वो कॉज होती है बाय द रैपिड सोडियम इनफ्लक्स थ्रू द फास्ट सोडियम चैनल्स, एंड जो प्लेट्यू है वो कॉज होता है बाय द स्लो कैल्शियम एंड सोडियम आइंस। ठीक है, और डीपोलराइजेशन जो वो कॉज होती है बाय रैपिड पोटाशियम आउटफ्लक्स थ्रू द पोटाशियम आइंस। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज ये जो प्लेट्यू कास्ट है ये अपने गाइडेंस से या किसी भी शॉर्ट बुक से या किसी और मतलब बुक से या आप गूगल से जो है उसको ज़रूर पढ़ना है कि प्लेट्यू जो है वो किस तरह से काज होता है, इसका पूरा फेनोमेना है वो आपने अच्छी तरीके से याद करना है, प्रॉफ में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। उसके बाद है आप जो है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, इसका देख लेना कि एक्साइटेबल कब होते हैं एंड सेल्फ एक्साइटेबिलिटी जो है वो कब होती है। ठीक है, जैसे ऑल और नॉन प्रिंसिपल में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ भी आपने बना लेना और साथ में ये जो इसकी डेफिनेशन लिखी है आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने इस तरह बना लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेम्ब्रेन चैनल्स। मेम्ब्रेन चैनल्स जो हैं
उसके बाद आपने ये भी इसमें याद रखना है कि पोटाशियम जो है उनकी परमेबिलिटी हाई होती है और सोडियम और कैल्शियम की लो होती है, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन चैनल्स में क्या होता है, अनगेटेड पोटाशियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स होते हैं एंड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अनगेटेड पोटाशियम चैनल्स हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ओपन होते हैं, ठीक है, ऑलवेज ओपन एंड अनलेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच द पोटेंशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है -994 मिलीवोल्ट, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। और पोटाशियम इफ्लक्स कंटिन्यूस थ्रू दीज चैनल्स, ठीक है। तो पोटाशियम इफ्लक्स होता है, ठीक है, इसमें, और ये हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ये दो चीज़ें आपको बतानी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, हमारे पास वोल्टेज गेटेड डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स आ सकते हैं। वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं सोडियम चैनल्स, वो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं होते बल्कि क्लोज होते हैं अंडर द रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। और मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि सोडियम इन्फ्लक्स हो जाता है और डीपोलराइजेशन होगी, तो इसमें क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। एंड चैनल्स जो है वो क्विकली क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और फिर से क्लोज हो जाते हैं। और ये प्रोसेस चलता है बिकॉज दे ओपन एंड क्लोज क्विकली, ये ओपन होते हैं जल्दी से और जल्दी से ही बंद हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें हम लोग फास्ट चैनल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्लोज होते हैं अंडर द रेस्टिंग कंडीशन और ये भी क्लोज होते हैं अंडर द रेस्टिंग कंडीशन, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये क्विकली ओपन और क्लोज हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें फास्ट चैनल्स कहते हैं, और ये स्लोली जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं, जिस वजह से हम इन्हें जो है स्लो चैनल्स कह होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के इन द न्यूरॉन एक्सॉन में होते हैं। एक दफ़ा ये क्लोज हो जाते हैं तो देन दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू अ सेकंड स्टिमुलस अंटिल द सेल इज रिपोलराइज, ठीक है। जब तक सेल रिपोलराइज नहीं होता तब तक ये ओपन नहीं होते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स जो है वो एंटर करते हैं सेल में, ठीक है, थ्रू दीज चैनल्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है थ्रू दीज चैनल्स विल पार्टिसिपेट इन कंट्रैक्शन एंड विल बी इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ द एडिशनल कैल्शियम, ये कंडक्ट होती हैं। उसका जो हमारे पास आगे लिखा है कि अगर फास्ट चैनल्स जो है फेल्स टू ओपन, डीपोलराइजेशन अकर्स वियर द एंट्रेंस ऑफ द कैल्शियम थ्रू दीज चैनल्स, यानी जब डीपोलराइजेशन नहीं होती तो तब इन सोडियम चैनल्स की जब ओपन नहीं होते तो डीपोलराइजेशन होती है वियर द एंट्रेंस ऑफ कैल्शियम आइंस ऑफ दीज चैनल्स, ठीक है। कैल्शियम आइंस आते हैं चैनल्स में, फिर क्या होता है कि ओपनिंग होती है। उसके बाद वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स आ जाते हैं। वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स जो है ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं अंडर द रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन जो है इज सिंगल टू क्लोज दिस चैनल्स, ठीक है। दे विल बी क्लोजिंग ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज एंड विल क्लोज ड्यूरिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्लेट्यू फेज। द प्लेट्यू फेज और डीपोलराइजेशन फेज में क्लोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे बिगेन टू री ओपन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द प्लेट्यू फेज एंड कंटिन्यू टू री ओपन ड्यूरिंग द रिपोलराइजेशन, ठीक है, यानी कि री ओपन होते हैं जब रिपोलराइजेशन होती है। उसके बाद कहा जाता है पोटाशियम कंडक्टेंस इज स्पेशली हाई, एक्सेप्शनली हाई अंडर द रेस्टिंग कंडीशन, डिक्रीजेज ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन, इट इज एट द मिनिमम ड्यूरिंग द प्लेट्यू फेज एंड इंक्रीज बैक टूवर्ड्स द हाई रेस्टिंग लेवल ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन। यानी कि MCQs की लाइन है कि कब ये हाई हो रही है, कब ये कम हो रही है, और कब से दोबारा से हाई हो गई है, और कब ये मिनिमम हो रही है। तो ये आपको MCQ की लाइन्स पता होनी चाहिए कि पोटाशियम कंडक्टेंस जो है वो हाई होती है रेस्टिंग कंडीशन में, डिक्रीज होती है डीपोलराइजेशन की फेज पे, मिनिमम होती है प्लेट्यू के फेज में, और दोबारा से इंक्रीज करके हाई हो जाती है हाई करती है रेस्टिंग लेवल पे, इंक्रीज करती है ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये भी आपका UQ का क्वेश्चन है, मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर लिखा हुआ है अकर्स इन द आर्टीरियल वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स एंड द परगंजी फाइबर्स में होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ पे ये हो रही होती है। उसके बाद इसके फेजेस कौन से हैं, फेज 0, फेज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसकी आपने फेजेस याद करनी है एंड देन आपने इसके नेक्स्ट पेज पे जो ये ग्राफ बना हुआ है ये वाला ग्राफ आपने करना है, ठीक है, तो ये वाला भी, ठीक है। तो इसकी फेजेस अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फेज़ 0 जो है रैपिड अपस्ट्रोक होती है, इनके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं। जो फेज़ 1 है वो इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है और इनएक्टिवेशन होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की, और पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद फेज़ 2 जो है ये प्लेट्यू फेज़ होती है, इसमें कैल्शियम आइंस का इन्फ्लक्स होता है तो द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, एंड बैलेंस द पोटाशियम इफ्लक्स एंड देन कैल्शियम इन्फ्लक्स ट्रिगर्स अनदर कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मायोसाइट्स कंट्रैक्शन। ये आपको बताना चाहिए। फेज़ 1 जो उसमें रैपिड अपस्ट्रोक कोड है, फेज़ 0 में, फेज़ 1 में इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है, फेज़ 2 में प्लेट्यू फॉर्मेशन होती है, फेज़ 3 जो है उसमें हमारे पास रैपिड रिपोलराइजेशन होती है एंड फेज़ 4 जो है उस पर रेस्टिंग पोटेंशियल है, ठीक है। ये फेजेस के आपको नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आपने जब ये करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सोडियम आयन के जो ओपन हो रहे हैं, पोटाशियम आयन किधर ओपन हो रहे हैं, उसके बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स में हो रहा है,
एंड देन मैसिव पोटाशियम इफ्लक्स जो है वो हो रहा है इधर कौन सी फेज़ में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रेस्टिंग फेज़ जो है उसमें हाई परमिबिलिटी हो जाती है पोटाशियम आयंस की, तो होता है पोटाशियम चैनल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपने इसी तरह से इसको याद करना है। एंड देन इसके आपने अगले पेज पे जो डायग्राम आपको बताई है ग्राफ इसका बताया, वो ग्राफ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है पेस मेकर पोटेंशियल। पेस मेकर पोटेंशियल जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर पोटेंशियल में हमें आ जाता है कि वंस इन द एसए एंड एवी नोड्स, ठीक है, ये किसमें हो रही होती है, एसए नोड्स और एवी नोड्स में, ठीक है। और उसके बाद और वो पीछे वाली जो थी वो हमारे पास प्रोटेंशियल फाइबर्स में हो रही थी, ठीक है, एंड द मायोसाइट्स में हो रही थी, ठीक है। उसके बाद फेज़ 0 फेज़ 2 इसमें जो है हमारे पास फेज़ 1 नहीं होती, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए पेस मेकर पोटेंशियल और हमारे पास जो पिछला था मायोकार्डियम उनमें डिफरेंस, कि ये जो है इसमें फेज़ 1 नहीं होती और फेज़ 3 फेज़ 0 होती है, फेज़ 2 एंड देन फेज़ 4, ठीक है। उसके बाद इसमें जो 0 फेज़ है उसमें अपस्ट्रोक होता है, यानी कि इसमें हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें स्लो कंडक्शन वेलोसिटी होती है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद फेज़ 2 जो उसमें प्लेट्यू इज एब्सेंट, ठीक है, उसमें प्लेट्यू बना था, इसमें प्लेट्यू एब्सेंट होगा। फेज़ 4 जो है उसमें स्लो डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन थी। उसके बाद ये वाली जो लाइन्स है इसकी ये वाली लिखी है, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है, कि जो ऑटोमेसिटी है सोडियम एंड सॉरी एसए नोड एंड एवी नोड्स की, ठीक है। और द स्लो फोर्स इन द एसए नोड डिटरमिन द हार्ट रेट, ठीक है। एसिटाइलकोलिन डिक्रीज एंड द कैटाकोलामाइंस इंक्रीज, द रेट ऑफ द डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग आर इंक्रीज द हार्ट रेट। यानी कि ये जो हमारे पास आ जाता है इसमें फेज़ 4 वो पूछते हैं कि क्या डिटरमिन कर रही है, ठीक है, या फेज़ 4 का क्या रोल है, ठीक है। तो फेज़ 4 का अपने को रोल पता होना चाहिए, ये हार्ट रेट को डिटरमाइन करती है, एसिटाइलकोलिन जो है वो डिक्रीज करता है, कैटाकोलामाइंस जो है वो इंक्रीज करते हैं, इसके फैक्टर्स हैं फेज़ 4 के। और फेज़ 0 जो है वो हमारे पास अपस्ट्रोक फेज़ होती है, और फेज़ 2 जो है उसमें हमारे पास प्लेट्यू जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें से आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जितना मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे आ जाता है हार्ट एज अ पंप। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी। तो यानी कि आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है बहुत दफ़ा कि जो हार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हार्ट आपने फिर दोस्त से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तकरीबन जिसको कि स्किप किया जाए, ठीक है। तो जो ईसीजी वो आगे तो थोड़ा आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें से क्या स्किप करना है, लेकिन यहाँ से आपने जो है वो कंप्लीट करना है। जाके जो हमारे पास हार्ट है उसके आगे जो कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने फिर दोस्त से नहीं करनी, ये आपने गाइडेंस से करनी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक नहीं लिखी हुई है, आपने इसको गाइडेंस से करना है। हार्ट एज अ पंप, हार्ट का आपको बताना चाहिए, ठीक है। 4 चैम्बर है इसके, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है रिथमिसिटी टू पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज, आपने वही पढ़ लेना है। उसके बाद होता है टू separate palms say left and right and consist of the atrium and the ventricle। उसके बाद इसकी जो कंट्रैक्शन है उसका वो हमारे पास होती है 0.8 सेकंड। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कार्डिक साइकिल जो है, ईच साइकिल इज इनिशिएटेड बाय एक्शन पोटेंशियल इन साइनस नोड, यानी कि एसए नोड। ये भी आपको लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने गाइडेंस से ऐड की हुई हैं, यहाँ पे भी ये चीज़ें उधर से आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि कार्डिक साइकिल जो है वो आपने गाइडेंस से करना है, ठीक है। इसकी भी वीडियो अपलोडेड है, गाइडेंस से किया, गाइडेंस से आपने कार्डिक साइकिल का क्या क्या पॉइंट जो है वो याद रखने हैं एमसीक्यू और एससीक्यू के लिए, वो मैं आपको जो है वो बेल आइकन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप ये वीडियो के बाद वो वीडियो देख के उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल इंक्लूड द सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। रेसिप्रोकल टू हार्ट रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट है तो ड्यूरेशन इसका जो 1/72 बीट्स पर मिनट होगा, आ जाता है। उसके बाद इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट, डिक्रीज़ करता है ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो आपको चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं वो आप भी नोट कर लें, ताकि आपको भी इन चीज़ों का पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद कार्डिक साइकिल की आपने डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, आपने गाइडेंस से करनी है। उसके बाद फेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल, फेजेस ऑफ द कार्डिक साइकिल यहाँ पे जो लिखी हुई है वो अगर आपको ईजी लग रही है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो पास्ट पेपर की बुक है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा ईजी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ये सारा ही याद करना है, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है इसमें से। उसमें उसके बाद ये कुछ चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि ये ड्यूरेशन वगैरह, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 0.8 सेकंड पे एस्टोलिक, ठीक है, और वी सिस्टोलिक, AD 0.7, ये जो है ये उस पर लिखा हुआ है आपका जो गाइटन है ना उसके ऊपर ये लिखी हुई है लाइन्स, ठीक है। तो आपने वहाँ से इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ और भी हैं वो भी आपने देख लेनी है, और बाकी ये जो मैंने ऐड किया हुआ है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डिक साइकिल की फेजेस, कार्डिक साइकिल की डायग्राम ये आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कार्डिक साइकिल की डायग्राम जो है वो भी नहीं बनी हुई, ठीक है। तो वो भी आपने गाइडेंस से करनी है, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए, और गाइडेंस बेस के साथ ECG से रिलेट करके इसको भी कार्डिक साइकिल का बताया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपने गाइडेंस से देख लेना है, यानी कि कार्डिक साइकिल का जो पार्ट है वो आपने गाइडेंस से करना है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है और अभी मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडायस्टोलिक
ये डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन ज़रूर आती है और वाइवा में भी ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है। एमसीक्यू में भी आती है, वाइवा में भी आती है, एंड देन आपके पास एससीक्यू में भी आती है। और क्योंकि ये डेफिनेशंस जो हैं वो थोड़ी सी हैं ईजी, लेकिन कंफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से एटलीस्ट रट लेना, ठीक है। यानी कि आपको पता होनी चाहिए, हर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यानी कि इसमें हमारे पास जो आ जाता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर कर्व जो है ये एक दफ़ा आपने बस देख लेना है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, एंडास्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल होगा, उसे हम कहते हैं। और ये दोनों जो है वो मेजर होती हैं बाय द सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, देखें पहले लफ्ज़ सबके सेम है और दूसरे जो आएंगे वो इसके अंदर वाले ही आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन ईच वेंट्रिकल कितना है, ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल होगा तो उसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। और वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है ईच वेंट्रिकल का वो जब एट द एंड ऑफ द सिस्टोल होगा तो उसे हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोक्स आपने याद रख लेने के लिए इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द सिस्टोल, ठीक है। ये भी आपने चीज़ याद रखनी है, डायस्टोल नहीं सिस्टोल, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने याद करनी है। उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एंड देन फंक्शंस ऑफ द हार्ट वेल्व्स। फंक्शंस ऑफ द हार्ट वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इसी तरह से याद रखते हैं, ठीक है। ये भी जो इसमें ट्राइकस्पिड होता है, मेट्रल होता है, बाइकस्पिड वेल्व होते हैं, ठीक है। बैक फ्लो होता है ब्लड का फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द आर्टरी ड्यूरिंग द सिस्टोल। एंड देन आपके पास आ जाता है सेमिल्यूनर, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द ये नहीं करना, फंक्शंस ऑफ द ये भी इतना नहीं करना, बस एक दफ़ा रीड आउट कर लें इसको। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कार्डिक वर्क आउटपुट, स्ट्रोक वर्क आउटपुट, ठीक है। इसमें से जो कार्डिक इंडेक्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डिक इंडेक्स एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपके पास कार्डिक वर्क आउटपुट भी आपको होना चाहिए, ठीक है, एंड स्ट्रोक वर्क आउटपुट, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने सारी याद करनी है, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करनी। रेगुलेशन ऑफ द कार्डिक पंपिंग, ठीक है, इसमें से जो फ्रैंक्स स्टार्लिंग ला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैंक स्टार्लिंग ला। और जो हमने स्केलेटल मसल जो है नर्वस मसल वाला, उसमें भी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपने करना है, यहाँ से भी आपने करना है। ये पूछा जाता है, हर दफ़ा पूछा जाता है, चाहे वाइवा में हो, एससीक्यू में हो, एमसीक्यू में हो, एनुअल में हो या सप्ली में हो, आता ज़रूर है, ठीक है। कि आपने अच्छे तरीके से इसको यहाँ से पढ़ना है, इसका मैकेनिज्म आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी रेगुलेशन में देखने तक इंट्रिंसिक रेगुलेशन होती है एंड रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद प्री लोड एंड आफ्टर लोड, इसकी भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। प्री लोड में डिग्री ऑफ टेंशन जो है वन मसल when it begins to contract, and after load against when the muscle exerts is contractile force, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। प्री लोड जो है वो एंड डायस्टोलिक प्रेशर के इक्वल होता है, एंड जो आफ्टर लोड है वो प्रेशर इन द एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक के इक्वल होता है। उसके बाद हाइपो इफेक्टिव हार्ट, इसको आपने देख लेना है, कासिंग फैक्टर्स इसके जो है इनको अपनी दफ़ा रीड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपर इफेक्टिव हार्ट, हाइपो इफेक्टिव, हाइपर इफेक्टिव, इनके पास आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इफेक्ट्स ऑफ द आयंस एंड द टेम्परेचर, ये भी एक दफ़ा रीड कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स, इफेक्ट्स बीट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्ट्स बीट की बस अपनी डेफिनेशन देख लेनी है, कभी कभी वाइवा में पूछ ली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिथमिक एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ठीक है, डेफिनेशंस, कार्डिक साइकिल जो मैंने आपको स्टार्ट में उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन द रिथमिक एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, यानी कि जो तो पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको बताना चाहिए। ये जनरेट करते हैं रिथमिकल इम्पल्सेस एंड कंडक्ट दीज इम्पल्सेस थ्रू आउट द हार्ट। उसके बाद ये कंसिस्ट करते हैं, और ये जो पाथवे लिखा हुआ है ये आपको इसी तरीके से आना चाहिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और आपको बताना चाहिए ऐसे नोड जो है वो क्या है, पेस मेकर है। एंड ये जो है इसी तरीके से आपने इसी मतलब सीक्वेंस में जो है वो करना है। ऐसे नोड, इंटर नोडल पाथवे, एवी नोड, एवी बंडल, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द Purkinje's फाइबर, ये भी वही लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास साइनो आर्टरीज, उनके बाद इनके आगे क्या है, इनकी फर्दर डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हाउ ह्यूमन हार्ट ऑटोमेटिक इन फंक्शन, ठीक है। एग्जाम से ऑटोमेटिक इन फंक्शन वो पीछे भी लिखा हुआ था, और यहाँ से ये भी जो चीज़ है ये आपने इसका पाथवे जो मैकेनिज्म वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म। और ये जो है ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये भी आप देख सकते हैं, सोडियम टैलेंट इनएक्टिवेट। और ये आप यहाँ से कर ले तो इनफ है, आपको फिर दोस्त करने की गाइडेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है, इसका फंक्शन याद करना रखना है, ठीक है। पेस मेकर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म जो है वो आ जाता है, यानी कि रिथमिक एक्साइटेटरी इंपल्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे नोट, ठीक है। तो इसको आपने सारा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद इंटरनोडल पाथवे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना चाहिए
इसके 3 बंडल्स आ जाते हैं, ठीक है, आर्टीरियल फाइबर्स, ठीक है, और इसमें इंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, मिडिल इंटरनोडल पाथवे एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। ये दोनों किधर किधर कहाँ से हो रहे होते हैं, बाय द बैचमैन ऑफ, और ये जो हमारे पास मिडल है वो होता है पाथवे ऑफ द वेंट बैच, ठीक है, और जो पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे ऑफ द थ्रोट, ठीक है। ये आपने देख लेना है। ये अगर आपको नहीं भी आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए कि इंटीरियर नोडल पाथवे होता है, मिडिल इंटरनोडल एंड द पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे होता है इसका, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है, उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट